प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह थाईलैंड और श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। सबसे पहले पीएम मोदी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे, जहां वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। थाईलैंड की यात्रा के बाद से पीएम मोदी श्रीलंका जाएंगे। पीएम मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 2 दिवसीय थाईलैंड यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जहां वो शुक्रवार यानी कि 4 अप्रैल को होने वाले छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी की ये तीसरी थाईलैंड यात्रा है। पीएम मोदी की 2 देशों की इस यात्रा का पहला पड़ाव थाईलैंड है, जहां वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और इस सम्मेलन में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। इसमें थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और साथ ही भूटान शामिल है। थाईलैंड की यात्रा के बाद से पीएम मोदी 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की राजकीय यात्रा करेंगे, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनका निर्माण भारत की वित्तीय मदद से किया गया है। बता दें कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार थाईलैंड कर रहा है। बैंकॉक में होने जा रहे 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में उस घोषणा पत्र को अपनापन गया है, जिसमें नेताओं के दृष्टिकोण और निर्देशों को हाईलाइट किया गया है। इसके साथ ही इस सम्मेलन में ऐतिहासिक बैंकॉक विजन 2030 भविष्य के सहयोग को बढ़ाने के लिए पहला रणनीतिक रोड मैप भी बनाया जाएगा। सम्मेलन के दौरान सभी देशों के नेता समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो क्षेत्रीय संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में व्यापार और यात्राओं को बढ़ावा देना है। लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले हैं। अल्पसंख्यकों मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है। आज ये बिल राज्यसभा में भी पेश होगा। चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया और उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटी को डराना नहीं है। बिल पर चर्चा और वोटिंग के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव भी रखा, जिसमें सदन ने ध्वनि मत में पास कर दिया। और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर हमने ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जो जिस इमारत पर हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आती तो कोई भी अन्य संपत्ति भी गैर अधिसूचित हो गई होती। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024। जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज़्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने
इस कमेटी के सामने में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाकर बड़ा झटका दे दिया है। खास बात यह है कि ट्रंप ने एक तरफ तो पीएम मोदी को अपना महान दोस्त बताया और दूसरी तरफ भारी टैरिफ भी लगा दिया। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान मित्र और उच्च आयात शुल्क को लेकर भारत की आलोचना करते हुए भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और यूरोपियन संघ जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के लिए नए अमेरिकी टैरिफ से जुड़े एक चार्ट भी जारी कर दिया है और इस चार्ट के मुताबिक कंबोडिया से आने वाले सभी सामानों पर 49% का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि वो आखिरकार अमेरिका को सबसे पहले रख रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि आज हम अमेरिकी कामगारों के साथ खड़े हैं और अब हम अमेरिका को सबसे पहले रख रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हम बहुत अमीर बन सकते हैं, शायद दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा। यह यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन अब हम समझदारी से काम कर रहे हैं। इसके बाद से उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका में आने वाले लगभग सभी सामानों पर कम से कम 10% टैक्स लगाया जाएगा। कुछ देशों पर जो चार्ट में दिखाया गया है इससे भी ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। और इस दौरान ट्रंप ने कई अमेरिकी सहयोगियों का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार व्यापार के मामले में दोस्त दुश्मन से भी बुरे साबित होते हैं। ट्रंप ने खासतौर पर मैक्सिको और कनाडा को लेकर कहा कि हम कई देशों को आर्थिक मदद देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं और उनके व्यापार को बनाए रखते हैं। फिर उन्होंने सवाल किया कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, आखिर हम कब कहेंगे कि अब उन्हें खुद अपने लिए काम करना चाहिए। 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China, charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. A trade is not fair. And he said, I know that. I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man. But he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal. And it would have been a much better deal. But frankly, there were many years left in the deal that was made previous to my getting there. But it was 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश वक्फ बिल 2025 पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों की ओर से कई दलीलें दी गई और इस दौरान संसद में भारी हंगामा भी देखने को मिला। और इस दौरान AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी प्रति ही फाड़ दी। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार रात को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध करते हुए इसके मसौदे की प्रति फाड़ दी और संसद में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि ये भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों का अपमान करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई इतिहास पढ़े तो उसे पता चलेगा कि महात्मा गांधी ने श्वेत दक्षिण अफ्रीका के कानूनों के बारे में क्या कहा था। ओवैसी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी अंतरात्मा इसे स्वीकार नहीं करती है और उन्होंने इसे फाड़ दिया। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम
बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद चौधरी इकरा हसन ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी ईद की रौनक गुजरी भी नहीं थी कि हमारी जड़ों को कमजोर करने का एक नया फरमान लाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई और इसके बाद सौगात में यह बिल लाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कोई भी सिर उठाकर ना चल सके। इसके साथ ही इकरा ने एक वाकया का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाएं वक्फ संशोधन बिल से डरी हुई हैं। सपा सांसद ने कहा है कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई। उसने बताया कि मैं एक वक्फ की पार्टी में रहती हूँ, वहीं छत का काम भी करती है और इसी ये मेरी रोजी रोटी भी है और इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि वो उसकी संपत्ति छीन ली जाएगी। इसके साथ ही सांसद ने कहा है कि अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं, ऐसे गरीब लोग, महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। ये बिल लागू होने से लाखों लोग अपने जायदाद पर अपने स्टेट खो देंगे। इस तरीके के लिए सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजों गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है, वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। लोकसभा में बुधवार देर रात मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुष्टि करते हुए एक वैधिक प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ विधेयक पारित होने के तुरंत बाद लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश किया, जिसे सभी सांसदों के समर्थन से मंजूरी मिल गई। शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप वो 2 महीने के भीतर इस संबंध में सदन की मंजूरी के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव लेकर आए हैं। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से राज्यपाल ने विधायकों से चर्चा की और बहुमत सदस्यों ने कहा कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और इसके बाद से कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की पहली चिंता मणिपुर में शांति स्थापित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से मणिपुर में 2 समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर विवाद हुआ है, जिसकी वजह से जातीय हिंसा हुई है और इस पर सभी सदस्यों ने गहरी चिंता जताई। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा है कि पुनर्वास के लिए कदम उठाए जाए, मामलों की न्यायिक जांच हो और जिन्हें कष्ट हो रहा है उनको सहायता करनी पड़े और साथ ही जो कष्ट सह रहे हैं उनको सहना ही पड़ेगा। इसके साथ ही भरपाई की जाएगी। शाह ने कहा है कि सरकार शांति स्थापना
स्थापना के लिए लगातार प्रयास कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने का मैं प्रस्ताव लेकर सदन के सामने आया हूं। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ। मान्यवर, ये राइट्स नहीं है ना टेररिज्म है। ये हाईकोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण 2 समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। सभी सदस्यों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है मान्यवर, और उन्होंने कहा कि भाई तुरंत शांति हो, पुनर्वास के लिए तुरंत प्रयास किए जाएं, केसों की न्यायिक जांच हो और जो पीड़ित है उनकी पीड़ा कम करना और उनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होनी चाहिए। मान्यवर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने से वहां पर हिंसा नहीं है, और जहां तक कैंपों का सवाल है, पहले से ही इसके अंदर खाने पीने की व्यवस्थाएं, दवाइयां, मेडिकल सुविधाएं, ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन की वहां पर ऑनलाइन व्यवस्था हो चुकी है।